जय हिंद साथियों, हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है आपका अपने परिवार वीपी स्टडी ग्रुप में। जनरल साइंस प्रीवियस ईयर प्रश्नों के इस सीरीज में हम आज 20वां पार्ट देखेंगे। 20वां ये सेट 20 है। इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल प्रश्नों को आसान भाषा में समझेंगे और उनको बनाने का तरीका देखेंगे। चलिए तो समय को बिना खराब किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है, तो जूल में यह ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें कन्वर्जन आना चाहिए कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है या 1 जूल बराबर क्या होता है। तो देखिए, हम यहाँ पे थोड़े से समय में थोड़ा जल्दी बता देते हैं। देखिए, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है, देखिए यहाँ पे किलो वाट आवर, तो इन्हीं तीनों से निकलेगा। देखिए 1 किलोवाट आवर बराबर, पहले तो एक यूनिट होता है, 1 किलोवाट आवर को ही एक यूनिट कहते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर हो गया, 1 किलो है तो इसको किलो में रख देंगे, 1000 रख देंगे, 1000 और फिर इसको लिख देंगे वाट आवर, ठीक। फिर अगर हम इसको चेंज करें 1 किलोवाट आवर बराबर, तो 1000 गुणे आवर को 60 हो गया, ये मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो आपका हो गया आपका यहाँ पे 1000 गुणे 3600 सेकंड। देखिए ये सेकंड में चेंज हो गया, जब अगर पूछे सेकंड में तो 1 किलोवाट आवर बराबर 1000 गुणे 3600 सेकंड। अब देखिए फिर 1 किलोवाट आवर बराबर, इसको फिर चेंज कर सकते हैं, तो अब 36 इसको गुणा कर देंगे तो 36 गुणे 10 पे 5, अभी वो जूल हो गया ये, ठीक। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 36 गुणे 10 पर 5 जूल 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर बराबर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर, ये यहाँ एक दशमलव आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ एक पावर बढ़ा लेंगे, तो 10 टू द पावर 6 जूल हो गया। तो ये कन्वर्जन होगा। आपको ये बात मूल रूप से याद रखनी है कि 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है, 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है, ठीक है। एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है, तो जूल जूल में यह ऊर्जा कितनी है। तो जूल में हमको ये ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो देखिए, हमको पहले अभी हमने बताया कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है अ, एक यूनिट, एक यूनिट, और एक यूनिट ही बराबर होता है, देखिए यहाँ एक यूनिट, तो एक यूनिट ही बराबर होता है कितना, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक। अब देखिए, अब पूछ रहा है कि 200 इकाई ऊर्जा, तो जब एक यूनिट बराबर इतना, तो 200 यूनिट बराबर, एक यूनिट बराबर इतना, तो 200 यूनिट बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 36 गुणे 10 टू द पावर 6 इंटू 200 जूल, ठीक। अब इसको हम गुणा करते हैं, तो 36 दूना 72, 7.2 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल यहाँ आंसर आ जाएगा। देखिए आपका आंसर किस में है, 7.2 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल, 7.2 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल यहाँ आ गया। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बहती है, तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा क्या होगी। तो देखिए, ऊर्जा को वाट में व्यक्त करते हैं, तो ऊर्जा की मात्रा क्या होगी। तो पूछ रहा है ऊर्जा। तो सबसे पहले देखिए, इसको समझने के लिए तो आइए कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। H बराबर होता है I² RT, ठीक, और यही H बराबर होता है VIT, ठीक, और H बराबर PT भी लिख सकते हैं, क्योंकि P बराबर होता है VI, ठीक है। और इसको और कन्वर्ट करेंगे तो H बराबर V² बाई R इंटू टी भी लिख सकते हैं। तो ये हीट के रूप में, उष्मा के रूप में ये कुछ फार्मूला होगा, ठीक है। आइए हम सवाल को देखते हैं, सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दे रहा है आई करंट, दिया है आई बराबर 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, और यहाँ 1 मिनट में, तो टाइम दिया हुआ है टी इक्वल टू 1 मिनट, और 1 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 सेकंड, ठीक है। और आर का मान दिया हुआ है 10 ओम, ठीक है। सवाल में जितने भी चीज़ दिए हमने निकाल लिया है। अब देखते हैं आर और आई, आर टी और आई में कौन सा संबंध है। आर टी और आई में यही वाला फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे ये पहला फॉर्मूला है। तो देखिए लिखते हैं हम H बराबर I²RT। आई का मान कितना हो गया था 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू आर का मान 10, और समय कितना 60 सेकेंड, गुणा करेंगे तो 15 में 225, तो 225 हो गया ये आपका, और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, और गुणे 10 में 60 यानी 600। अब इसको गुणा करेंगे हम तो ये आएगा 1350 वाट, और वाट को ही यहाँ जूल भी कह सकते हैं,
या 1300 जूल, ठीक है। तो ये आपका आंसर कितना आ गया, 1350 वाट। देखिए 1350 वाट कहाँ है, ये ऑप्शन डी में है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी। 3 नंबर प्रश्न कहता है, 3 नंबर, कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.5 एम्पियर है, तो कितने बल्ब कितने पावर का है। बल्ब का पावर निकालना है। देखिए पावर जो होता है ये इसी को वाट करते हैं। जैसे समझिए कि जब आप बाजार में बल्ब वगैरह खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं कि हमको इतने वाट का बल्ब दे दीजिए, या इतने वाट का ट्यूबलाइट दे दीजिए, या फिर इतने वाट का पंखा चाहिए, तो आप उसके पावर के रूप में उसको डिनोट करते हैं, पावर के रूप में मांगते हैं कि हमको इतने पावर का ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पावर का लेंगे तो ज़्यादा कंजम्पशन करेगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कम से कम वाट का और ज़्यादा से ज़्यादा इफिशियंट, मतलब अच्छा इफिशियंसी वाला होना चाहिए। तो हम ये सोचकर हम दुकानदार से मांगते हैं। तो ये यहाँ पे लिखे कितने बल्ब कितने पावर का है, कितने वाट का है। तो सवाल में कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एम्पियर है, तो बल्ब में कितना पावर है। तो हमको वाट, पावर का इकाई होता है वाट। वाट अब देखते हैं हम ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे वाट में एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम अगर एलिमिनेट करना चाहें और मात्रा के हिसाब से, तो ये ऐसे ही हमको आंसर यहाँ मिल गया 110 वाट। लेकिन कोई नहीं, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके भी देखेंगे, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए पावर P बराबर होता है VI, ठीक, जिसमें P क्या है, शक्ति होता है, P क्या है, शक्ति है, और V है वोल्टेज, और I क्या है, करंट, I क्या है, करंट, जिसको हम धारा कहते हैं, करंट यानी धारा कहते हैं, ठीक है। अब इस P को ही P बराबर I²R भी लिख सकते हैं, I²R, और इसी P को हम P बराबर V²R भी लिख सकते हैं, और इसको और कन्वर्ट करते हैं तो देखिए इसको V²P/R भी लिख सकते हैं, और इसको V=√PR भी लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे आप ध्यान से देखिए, ये सारे जो कन्वर्जन है इन सभी पे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए P बराबर VI पे, ठीक, P बराबर I²R पे, ठीक, और P बराबर V²R पे, V²PR पे, और V बराबर, ये सभी फॉर्मूले हैं, आप याद कर लीजिए इन्हें। यहाँ पे R जो होता है वो प्रतिरोध है, आप सभी को पता ही होगा ये बात। देखिए सवाल में दिया हुआ है V बराबर 220 वोल्ट, कितना दिया, V बराबर 220 वोल्ट के माध्यम से उत्पन्न धारा, करंट I का मान दिया हुआ है कितना, 0.50 एम्पियर, ठीक है। और पूछ रहा है क्या, पावर यानी P, पावर पूछ रहा है। तो पावर अभी हम लोग पढ़े हैं, P बराबर होता है क्या, VI, ठीक। अगर कुछ और मान दिया होता तो दूसरे हिसाब से देखते हैं, तो यहाँ पे हमको P पूछ रहा था, तो P बराबर VI, तो P=220 गुणे 0.50। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये दशमलव हटाकर नीचे हम 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, और ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 से 1 कट गया, तो 22 पच्चे गुणा कर लेते हैं, 5 दूना 10, जीरो हाथ लगाए, 5 दूना 10, 1 11, 110 वाट। और इस वाट, तो वाट में दिया था, और वाट को ही देखिए कहते हैं जूल पर सेकंड। देखिए वाट को ही कहते हैं क्या, जूल पर सेकंड, ये भी इसका मात्रक है जूल पर सेकंड, तो इसको भी याद रखिए, वाट कहिए या जूल कहिए, वाट कहिए या जूल कहिए, जूल पर सेकंड। अब देखिए जूल पर सेकंड कैसे कहते हैं, हमने इसको क्या कहा था, शक्ति, ध्यान से देखिएगा, हमने इसको क्या कहा था, शक्ति। तो शक्ति बराबर क्या होता है, देखिए शक्ति बराबर होता है ऊर्जा, शक्ति बराबर होता है ऊर्जा बटे समय, ऊर्जा बटे समय। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं P बराबर E/T। एकदम ध्यान से देखिएगा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, P बराबर E/T, ऊर्जा बटे समय। ऊर्जा का इकाई क्या होता है, जूल, और समय का इकाई क्या होता है, सेकंड, तो जूल पर सेकंड हो गया। देखिए जूल पर सेकंड हो गया ये वाला, जूल पर सेकंड। तो हम यहाँ अब शक्ति को हम किस किस रूप में लिख सकते हैं, एक तो शक्ति को P पावर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, और इसके जो मात्रक हैं, इनके मात्रक जो निकल के हैं, इसको वाट भी कहते हैं, ठीक, या जूल पर सेकंड भी कहते हैं, जूल पर सेकंड भी कहते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। 6 वोल्ट, भी का मान क्या दिया हुआ है, 6 वोल्ट, और 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। आई का मान कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर, ठीक है। स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्तित की गई पावर, अब भी हमने तुरंत बताया कि पावर को क्या क्या कहा जाता है। देखिए P बराबर होता है VI, एक फार्मूला P बराबर होता है E/T। तो P बराबर VI में जो होता है, V क्या है, वोल्टेज, V क्या है, वोल्टेज, I इंटू करंट, ठीक है। और इसमें E क्या होता है, ऊर्जा, ऊर्जा बटे समय, ठीक है।
तो यहाँ से पावर पूछ रहा है, तो यहाँ पे जब P बराबर V होता है तो उसको वाट कहते हैं और यहाँ पे जूल पर सेकंड कहते हैं, एकदम ये ध्यान रखिए। अब देखिए पावर पूछ रहा है तो P वी आई हमको मिला हुआ है, यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है, और पावर पूछ रहा है तो P बराबर वी आई। P का मान 6 वोल्ट 0.5, 6 पच्चे 30, 0.1 अंक के बाद तो 3 वाट देखिए कहाँ है। अगर यहीं पे जूल पर सेकंड भी दिया होता तो भी हम यही कर सकते थे। तो 3 वाट आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न। यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय, अब यहाँ पे देखिए टाइम पूछ रहा है, टी पूछ रहा है, समय। अभी हमने दो फार्मूला बताया, एक बताया P बराबर वी आई और एक बताया P बराबर E बाई टी। एक बताया P बराबर वी आई, एक बताया E बराबर P बराबर E बाई टी। तो E इसमें क्या है, E है ऊर्जा, एनर्जी, और T क्या है, समय है, शुरू से ही बताते आ रहे हैं। इसको सेकंड में हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक। और यहाँ P क्या है, शक्ति है, इसको पावर कहिए, शक्ति कहिए, ठीक। तो यहाँ सवाल में दिया हुआ 50 वाट का बल्ब, तो वाट यानी P का मान दिया हुआ, पावर दिया हुआ, वाट में दिया हुआ तो P का मान दिया हुआ 50 वाट, ठीक। और 1000 जूल की ऊर्जा, ऊर्जा यानी E का मान दिया हुआ, ऊर्जा, ऊर्जा E का मान दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 1000 जूल। P बराबर होता है, टाइम पूछ रहा है, तो P बराबर होता है E बाई टी। अगर इसको टाइम के रूप में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं T इक्वल टू E बाई पी, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये कट जाएगा, 20 सेकेंड आ गया टाइम, टाइम कितना आया 20 सेकेंड। तो देखिए 20 सेकेंड कहाँ है ऑप्शन में, ये रहा 20 सेकेंड, ऑप्शन डी। तो आपका सही उत्तर हो गया डी। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 1000 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है, एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयोग किए जाने वाली ऊर्जा क्या होगी। देखिए यहाँ ऊर्जा ज्ञात करना है यूनिट में, तो हम अभी आपको बताए हैं कि एक यूनिट बराबर होता है, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलो वाट आवर। आप इसी को लिख सकते हैं 1000 वाट आवर, ठीक। अब आपसे ऊर्जा पूछ रहा है कितनी यूनिट होगी, यानी यही यूनिट पूछ रहा है कितने यूनिट होगी, ठीक। तो देखिए इस प्रकार के जहाँ पे विद्युत ऊर्जा के व्यय की बात हुई हो कि कितना यूनिट खर्च होगा या कितना व्यय, विद्युत ऊर्जा कितनी व्यय होगी, तो इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, हम इसको एक फॉर्मूला के रूप में भी लिख लेते हैं। देखिए व्यय हुई कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा, देखिए व्यय हुई कुल ऊर्जा, तो व्यय हुई कुल ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए सवाल में यदि वाट दिखा है तो वाट, जो वाट में कोई भी मान दिया हुआ है तो वाट ले लेंगे, फिर गुणे अगर करंट दिया हुआ है तो एम्पियर ले लेंगे करंट, और गुणे अगर घंटा दिया हुआ है तो घंटा ले लेंगे, दिन दिया हुआ है तो दिन ले लेंगे कितने दिन, ठीक। इसी प्रकार जो भी दिया हुआ है सबको ऊपर लिख लेंगे और बट्टे 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से क्यों भाग देते हैं, देखिए क्योंकि ये 1000 किलो वाट आवर, यहाँ से एक यूनिट बराबर 1000 किलो वाट आवर होता है, तो 1000 से भाग देंगे तो हमको यूनिट निकल जाएगी, एक यूनिट, जितने भी यूनिट आएगा सवाल में वो यूनिट, डायरेक्ट यूनिट निकल जाएगी। तो इस सवाल में देखते हैं हम लोग कि क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें जो दिया हुआ है, देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन यानी एक दिन में, एक दिन में 8 घंटा, तो एक दिन में कितना यूज होता है 8 घंटा, तो ये एक ही दिन का पूछ रहा है। अगर यहाँ पे 10 दिन रहता है तो दिन भी देख लेते हैं। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, प्रतिदिन 8 घंटे प्रयोग किया जाता है, कितने वाट का बल्ब है तो 100 वाट का एक एक बल्ब। देखिए सारी बातें यहाँ स्पष्ट है, हम दूसरे कलर से आपको दिखाते हैं। देखिए और एक मिनट, देखिए 100 वाट का एक ही बल्ब है, 100 वाट का एक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, प्रतिदिन यानी एक दिन में 8 घंटा किलो क्या होता है, एक ही दिन के लिए, एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा क्या होगी। तो वाट कितना दिया हुआ, 100 वाट, ठीक। और कितने कितने बल्ब हैं तो एक ही बल्ब है, ठीक। और इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन कितने घंटे तो 8 घंटे, कितने दिनों तक तो केवल एक दिन तक, ठीक। प्रयोग की जाती है तो क्या हुई, तो ऊर्जा क्या होगी तो बटे 1000। ये सबसे आसान तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। तो यूनिट यूनिट निकालने के लिए सबसे आसान तरीका 1/800 यानी 800/1000, ये कट गया ये कट गया, तो आपका आया 0.8 यूनिट, 0.8 यूनिट खर्च होगा अगर एक बल्ब को, ऑप्शन डी में यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए तो आपका सही उत्तर हो गया डी। चलिए इसी पे आधारित एक और प्रश्न देख लेते हैं।
देखिए इस प्रश्न में दिया हुआ है, यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपभोग कुल ऊर्जा किलोवाट आवर में क्या होगी। तो अभी हमने बताया आपको 1 यूनिट कहिए या 1 किलोवाट आवर कहिए, बात एक ही है। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है, ठीक है। तो अब यही बात पूछ रहा है, यहाँ पे कह दिया किलोवाट आवर, यहीं पे अगर कह दिया होता यूनिट तो भी कोई बात नहीं होती, यही बात होती, ठीक। आइए सवाल देखते हैं। तो आपने अभी हमने बताया कि व्यय की गई विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा यही होता है, यूनिट, यूनिट में ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो अब सवाल में जो जो दिया हुआ हम उसको ऊपर लिख लेंगे। यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है, कितना अंकित है 1000, तो 1000 हो गया, गुणे को प्रतिदिन, प्रतिदिन प्रतिदिन यानी एक दिन में 3 घंटा चलाया जाता है, ठीक है। तो उसके द्वारा कितने दिनों तक, 30 दिनों तक, तो उसके द्वारा कितने दिनों तक, 30 दिनों तक कितना ऊर्जा खर्च की गई, तो यही 3 बात इसमें दिया हुआ है, ठीक, बटे 1000। तो 1000 से ये 1000 कट गया, 3 तरीके 900, तो ये आपका हो गया 900 यूनिट, या इसी को आप कहिए 900 किलोवाट आवर। सेम बात है, देखिए 900 कहाँ है, 900 ये ऑप्शन बी में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। देखिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है, तो लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना करिए। देखिए बहुत आसान सवाल है, सेम उसी तरह आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत ऊर्जा कितनी खर्च हुई, तो व्यय विद्युत ऊर्जा क्या ज्ञात करना है, व्यय विद्युत ऊर्जा खर्च की गई, खर्च की गई, खर्च की गई, ठीक। तो आपको पता है, हमने अभी बताया कि जितना कुछ ऊपर हो सब, जितना कुछ हो सबको ऊपर रख लेंगे। तो देखिए 120 वाट, ठीक, 120 वाट, एक विद्युत लैंप प्रतिदिन 8 घंटा, 8 घंटा उपयोग किया जाता है, लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई, एक दिन में, तो यूनिट्स की गणना करिए, तो बटे 1000, 12 बटे 96, 96 और एक जीरो बढ़ गया 960, 960 बटे 1000, 1000 ये एक से कट गया, तो 96 बटा 100, इसको और काटेंगे तो ये आएगा 0.96 यूनिट, एक यूनिट से भी कम हुआ ये, देखिए 96 कहाँ है, 0.96 यूनिट, तो आपका ऑप्शन हो गया ए सही हो गया, सही उत्तर क्या हो गया ए। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि टू इक्वल रजिस्टर ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड to the third register of 10 ohm, the equivalent resistance of the combination will be equal to, आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है सिंपल भाषा में, देखिए समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए अगर कोई भी प्रतिरोध रेजिस्टेंस, कोई भी रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में जुड़ा हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, इसको बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन, इक्वल वन बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन आर वन प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन सवाल देखते हैं, कह रहा है 10 ओम के दो समान प्रतिरोध समांतर क्रम में, तो हम सवाल में पहले बनाते हैं इसका फिगर, जैसे सवाल में दिया हुआ है उस प्रकार हम फिगर बनाएंगे इसका। तो कह रहा है कि 10 ओम के दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, तो 10 ओम के दो प्रतिरोध ले लिए, एक 10 ओम का और एक दूसरा ये 10 ओम का, और इनको हमने जोड़ दिया समांतर क्रम में, इसमें जोड़ दिया समांतर क्रम में, ठीक है। और जोड़ा यह संयोजक, मतलब ये जो है संयोजक 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, एक तीसरे प्रतिरोध से और जोड़ दिया गया, ठीक है। संयोजक का समकक्ष प्रतिरोध क्या होगा, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, देखिए तो ये फिगर बन गया, 10 ओम का ये था, फिर 10 ओम का यहाँ पे है और 10 ओम का यहाँ पे है, ठीक। और ये पूछा है तो आर इक्विवेलेंट, इनके बीच आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो देखिए आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जब दो प्रतिरोध, या ये फार्मूला भी हम लोग लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इस फार्मूला को लगा देंगे, इन दोनों के बीच में ये दोनों फार्मूला लग जाएगा। तो लेकिन जब दो प्रतिरोध समान मान के दिए हों तो इनको सीधे हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का गुणा बटे दोनों का जोड़, तो दोनों का गुणा यानी 10 गुणे 10 बटे दोनों का जोड़ यानी 10 प्लस 10, और प्लस ये वाला प्रतिरोध, प्लस ये वाला प्रतिरोध 10 ओम। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 दहा में 100 बटे 10 और 10 20 आप प्लस 10, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 200 बटे 20, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 300 बटे 20, इसको काट देंगे तो आ जाएगा आपका 15 ओम, 15 ओम। देखिए ये 15 ओम हो गया, आपका सही उत्तर हो गया क्या, सी।
10 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए, किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा जिसे 2 वोल्ट संभावित विभवांतर पर लागू किया है, तार में करंट का प्रवाह 1 एम्पियर हो। देखिए, अब यहाँ फॉर्मूला याद रखिए। देखिए, पहले तो कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं इससे संबंधित। V बराबर होता है IR, ओम का नियम, ठीक। और I बराबर, यहीं से I बराबर V/R, ठीक। यहाँ से R बराबर हो जाता है V/I। तो ये कन्वर्जन है इसी फॉर्मूले का। यहाँ जो जो मान दिया वो देखते हैं सवाल में। तो दिया हुआ है भी 2 वोल्ट संभावित विभवांतर, यानी वोल्टेज का मान दिया हुआ है 2 वोल्ट। फिर कह रहा है कि तार के माध्यम से करंट का प्रवाह 1 एम्पियर, धारा का मान दिया हुआ I बराबर 1 एम्पियर। तो पूछ रहा है प्रतिरोध क्या होगा, तो R इक्वल टू V/I। बस कुछ नहीं करना था इसमें, तो ये तो आप लोग ऐसे भी लगा लेते। तो आपका हो गया 2 ओम। 2 ओम आंसर कहाँ है, ठीक है, ये भी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 12 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना करिए। सवाल कह रहा है कि 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को दोगुना कर दें। तो ये तार की जो मोटाई है, इसको कह रहा है कि अब दोगुना कर दीजिए, यानी कि तार की मोटाई को आप बढ़ा दीजिए। इस जितना ये है उसके दोगुना कर दीजिए, और तार की मोटाई को बढ़ा के दोगुना कर दीजिए। अब पूछ रहा है कि दोगुना करने के बाद कर दिया जाता है तो नए प्रतिरोध की, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना करिए। तार का नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका जो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू ρL/A, ठीक, जिसमें R यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध है, ठीक। रो क्या है, प्रतिरोधकता होता है, प्रतिरोधकता। इसका मात्रक होता है ओम मीटर, ठीक। L क्या है, लंबाई है। A क्या है, एरिया है। अब देखिए, अब सवाल देखते हैं। कह रहा है कि यदि तार की त्रिज्या को बढ़ाकर दोगुना कर दें तो देखिए R इक्वल टू हुआ ρL/A, ठीक। अब प्रतिरोध का मान दिया हुआ 12 ओम, प्रतिरोध वाले तार को दोगुना कर दें तो 12 ओम। R का मान क्या दिया हुआ, 12 ओम, ठीक। 12 ओम बराबर ρL/A। एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू πr², ठीक। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एरिया का πr², ρL/A πr²। ये हमारा हो गया समीकरण 1, इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए, अब सवाल के अकॉर्डिंग यदि तार की त्रिज्या को बढ़ाकर दोगुना कर दें तो, ठीक, तो आर न्यू जो नया निकलेगा, आर न्यू इक्वल टू हो जाएगा ρL/पाई। तार की त्रिज्या बढ़ाना है, यानी आर को बढ़ाना है, तो कितना करना है, 2 गुना, तो 2r, तो 2r पाई का स्क्वायर, ठीक। फिर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ निकल जाएगा ρL/पाई, कांस्टेंट तो पाई पाई हो गया, आर स्क्वायर करेंगे तो 4r², ठीक। अब इसको और सॉल्व करते हैं। आर न्यू इक्वल टू से ρL/पाई r² कॉमन ले लेते हैं। अब बच जाएगा यहाँ 1/4। अब जरा आप ध्यान से देखिए, ये ρL/पाई r², यहाँ भी है ρL/पाई r²। इसका मान कितना है, 12। इसका मान है 12, तो यहाँ हम लिख लेंगे 12। आर न्यू हो गया 12 × 1/4, यानी हो गया ये 12/4, यानी हो गया ये कट के 4 × 3 = 12, 3 ओम। तो जो नया प्रतिरोध की गणना होगी, जो नया प्रतिरोध आएगा वो 3 ओम आएगा। न्यू प्रतिरोध जो आएगा वो 3 ओम का होगा। अब 12 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स, 18 वोल्ट इंटू 3 ओम डैश डैश इंटू 3 ओम, तो V बराबर होता है IR। देखिए R यहाँ दिया हुआ है, यहाँ V दिया हुआ है, I का निकालना है, तो इसको इक्वल करना है, तो 36 18 6 एम्पियर हो जाएगा, करंट है। देखिए 6 एम्पियर कहाँ पे है, ये हो गया 6 एम्पियर। आपका आंसर हो गया सही, ए, ये आपका सही आंसर हो गया। 13 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि जब बिजली के एक हीटर सोर्स से 4 एम्पियर का धारा प्रवाहित होता है, करंट का मान I का मान कितना दिया हुआ है, 4 एम्पियर, ठीक। तो टर्मिनल के बीच इनका गतिज अंतर 60 वोल्ट हो जाता है। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 60 वोल्ट, और गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए, तो V2 दूसरा मान दिया हुआ है कि इतना बढ़ा दिया जाए अगर इतना, तो 7.5
157.5 बढ़ा दिया तो हीटर की कुल विद्युत कितना विद्युत प्रवाह खींचता है, कितना करंट, तो करंट पूछ रहा है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, करंट पूछ रहा है, देखते हैं सारा मान निकल गया। आर इक्वल टू वी बाई आई, आर का मान कितना दिया था, वी का मान कितना दिया था 60, आर का आई का मान 4, तो 15 चौका 60, आर का मान निकल गया 60 ओम। ठीक, अब देखते हैं, अब आई करंट निकालना हमको, तो आई बराबर दिया हुआ है वी बाई आर, आई बराबर फार्मूला होता है वी बाई आर। तो देखिए भी का मान कितना है, दूसरा वाला 157.5 आप बटे 15, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 10.5 एम्पियर, 10.5 एम्पियर। ये आ गया आपका ऑप्शन ए, सही उत्तर क्या हो गया ए। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी। तो देखिए जल में प्रकाश की गति है यदि अपवर्तनांक 4/3 है, तो देखिए सबसे पहले सवाल में जो दिया हुआ वो निकाल लेते हैं। जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक n इक्वल टू 4/3, ठीक है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, कि किस माध्यम में प्रकाश चल रहा है वो वाली चाल और वायु में प्रकाश की चाल क्या है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक। और अपवर्तनांक का मान दिया हुआ है, तो देखिए आसानी से अपवर्तनांक का मान दिया हुआ है 4/3 बटे वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ बटे माध्यम में पूछ रहा प्रकाश, जल में प्रकाश की चाल, माध्यम क्या है यहाँ पे जल है, तो जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो यहाँ हमको ज्ञात भी यही करना था, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की गति क्या है, चाल क्या है, ठीक। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बराबर, इसको तीरे गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा इधर 3 × 3 × 10⁸ बटे 4, तो हो गया आपका, ये सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁸ बटे 4, इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक n दिया हुआ, अपवर्तन सूचकांक 1.5 है, में प्रकाश की गति क्या होगा, प्रकाश की चाल पूछ रहा है, प्रकाश की चाल। अब माध्यम किसी माध्यम में भी पूछ रहा है, तो देखिए अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ठीक। तो यहाँ पे अपवर्तनांक दिया हुआ 1.5 और वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸, माध्यम में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, तो ठीक है माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगा आपका, माध्यम में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ बटे 1.5, तो 1.5 × 3, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों का कुल कितनी छवियां, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो देखिए जब ऐसा प्रश्न है प्रतिबिंब बनने का और एंगल दिया हो और प्रतिबिंब बनने का प्रश्न है, तो सिंपल सा फार्मूला होता है प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या इक्वल टू 360 बटे थीटा माइनस 1, 360 बटे थीटा माइनस 1। तो देखिए 360 थीटा का मान यहाँ दिया होगा आपके सवाल में, जितना थीटा मान दिया होगा उसको 360 से भाग दे देंगे, 360 में उससे भाग दे देंगे और -1 कर देंगे, तो 360 थीटा का मान कितना दिया हुआ है 120 डिग्री -1, तो 12 2 बातें 36, 3 बार में कट गया, तो ये हो गया आपका 2,
दो दो प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये सी आपका सही उत्तर हो गया। देखिए कह रहा है 17 नंबर सवाल कह रहा है कि कोई वस्तु 60 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो इस सवाल को बनाने से पहले हम इससे संबंधित कुछ सूत्र और कुछ नियम देख लेते हैं। आइए, कह रहा है दर्पण सूत्र, दर्पण का प्रश्न था तो दर्पण सूत्र देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि दर्पण का जो सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ भी हमने बनाया हुआ है, देखिए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक, इसमें जो u है वो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी। u क्या है, वस्तु की दूरी। u क्या है, वस्तु की दूरी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि वस्तु की दूरी कहीं भी हो, दर्पण के आगे हो, दर्पण के पीछे हो, दर्पण में हो, कहीं भी हो, तो u का जो मान होता है, u का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। u का मान हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और v जो है वो प्रतिबिंब दूरी है, f जो है, f f जो है वो फोकस दूरी है। v क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, और f क्या है, फोकस दूरी है। तो यहाँ पे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये क्या हो गया, दर्पण का सूत्र। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं इसमें चिन्ह परिपाटी कैसे रखी जाती है, इसका चिन्ह कैसे रखा जाता है, तो आप ये याद रखिए कि जब चतुर्थांश में देखा जाता है, चतुर्थांश में तो कोई भी चीज़ यहाँ पॉजिटिव होती है, यहाँ नेगेटिव होती है। दाहिने साइड पॉजिटिव, बाएं साइड नेगेटिव। ठीक ठीक, और ये बात हमेशा याद रखना है कि वस्तु दूरी कहीं भी होगी ऋणात्मक होगी, कहीं भी होगी ऋणात्मक होगी। यानी दर्पण में हो, लेंस में हो, उत्तल दर्पण में हो, अवतल दर्पण में हो, उत्तल लेंस में हो, अवतल लेंस में हो, एक लाइन की बात है कि वस्तु दूरी कहीं भी होगी ऋणात्मक होगी। याद रखिए, बहुत काम आएगा। चाहे वो अवतल दर्पण में हो, चाहे वो उत्तल दर्पण में हो, उत्तल लेंस में हो, चाहे अवतल लेंस में हो, वस्तु दूरी कहीं भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। इतनी सी बात याद रखनी है। चिन्ह परिपाटी अवतल दर्पण के लिए देखिए, यहाँ पे अवतल दर्पण में ये आपका कलई लगा हुआ है यहाँ, और आपका ये सीधा है, इधर ये मिरर है। तो इसकी जो फोकस बनती है इसी साइड बनता है, फोकस दूरी इसी साइड बनता है। तो देखिए यहाँ पे वस्तु दूरी u इक्वल टू माइनस में है, यहाँ भी देखिए वस्तु दूरी माइनस में है। इतनी सी बात याद रखनी है। और देखिए भी यानी प्रतिबिंब दूरी, जब प्रतिबिंब दूरी वास्तविक होगा तो नेगेटिव होगा, वास्तविक होगा तो नेगेटिव होगा, और जब काल्पनिक होगा, जब काल्पनिक होगा तो पॉजिटिव होगा। देखिए कल्पना ऐसे आप नॉर्मली याद रखने के लिए एक ये तरीका या जुगाड़ कर सकते हैं, जुगाड़ याद रख सकते हैं कि काल्पनिक होगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक, देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि याद रखने के लिए केवल ये हम जुगाड़ बता रहे हैं कि कल्पना हमेशा आप सही कल्पना करेंगे, यानी पॉजिटिव में कल्पना करते हैं। कभी ये गलत कल्पना नहीं करते हैं कि हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए या हमारा कुछ बिगड़ जाए। आप हमेशा अच्छी चीज़ की कल्पना करते हैं, यानी पॉजिटिव में कल्पना करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है कि कल्पना कभी भी होगी तो पॉजिटिव होगी। तो काल्पनिक वस्तु के जो कल्पना होगी वो पॉजिटिव होगी। देखिए प्रतिबिंब दूरी जिसको हम भी से डिनोट करते हैं, ये वास्तविक और काल्पनिक दोनों होती हैं। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी जब काल्पनिक होगा तो पॉजिटिव होगा, जब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी जब काल्पनिक होगा तो पॉजिटिव होगा। अब वैसे भी मैंने अभी बताया कि कल्पना कभी भी आप पॉजिटिव में करते हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब दूरी कहीं भी होगी तो पॉजिटिव ही होगी। तो ठीक, और फोकस जो होता है देखिए यहाँ पे दर्पण के पीछे बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है तो पॉजिटिव, और यहाँ पे दर्पण के आगे बनता है तो फोकस नेगेटिव। हमेशा अवतल दर्पण का फोकस दूरी नेगेटिव और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव। देखिए एक चार्ट से हमने एक जगह इकट्ठा किया तो इसको देख लेते हैं। देखिए अवतल दर्पण में हमने बोला था क्या कि वास्तविक दूरी हमेशा नेगेटिव, नेगेटिव कहीं भी होगा नेगेटिव। ठीक, कल्पना हमेशा पॉजिटिव करते हैं, तो देखिए कल्पना हमेशा चाहे वो अवतल दर्पण में हो चाहे उत्तल दर्पण में हो, कल्पना हमेशा पॉजिटिव। अब रही बात फोकस की, तो अवतल दर्पण में नेगेटिव, अवतल दर्पण में फोकस दूरी नेगेटिव और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी पॉजिटिव। आइए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध देख लेते हैं। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध देख लेते हैं। तो फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2, वक्रता त्रिज्या बटे दो। ठीक, वक्रता त्रिज्या बटे 2। ठीक, और एक आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है एम इक्वल टू -v/u। माइनस जो होता है, माइनस वास्तविक क्यों उल्टा प्रतिबिंब के लिए होता है, वास्तविक क्यों उल्टा प्रतिबिंब के लिए होगा। देखिए और प्लस जो होता है, देखिए यहाँ भी आप समझिए कि वास्तविक होगा वो उल्टा होगा, जो वास्तविक होगा वो उल्टा होगा। कल्पना हमेशा सीधी होती है, कल्पना हमेशा सीधा होता है, यानी सही होता है, यानी पॉजिटिव होता है। तो वास्तविक नेगेटिव अवतल दर्पण के लिए। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र हो गया एम बराबर -v/u, एम बराबर -v/u। चलिए अब सवाल देख लेते हैं।
कह रहा है कि कोई वस्तु 60 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए पूछ रहा है, दर्पण उत्तल दर्पण के लिए के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो सबसे पहले फोकस दूरी पूछ रहा है, एफ इक्वल टू फोकस दूरी, तो हम बताए थे फोकस दूरी बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बटे 2, तो वक्रता त्रिज्या बटा 2, तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ, देखिए वक्रता त्रिज्या वाले 60 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, तो 60 बटा 2, यानी आपका एफ क्या निकल गया, 30। ठीक, फोकस दूरी कितना आ गया, 30। अब चूंकि दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये दर्पण का सूत्र है। तो अब इससे हम सॉल्व करते हैं। हम अभी बताएं वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी, हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ, उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो u क्या हो गया, -15। ठीक, 15 सेंटीमीटर। अब आइए, भी पूछ ही रहा था हमसे, भी पूछ रहा है, और f दिया हुआ है, f 30। ठीक, अब यहीं से ये सारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब सारा वैल्यू इसमें भरते हैं, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक, इसको इधर भेजेंगे तो -1/u हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 1/v इक्वल टू 1/f का मान 30, अब माइनस 1/u यानी -15, तो ये माइनस माइनस जो आगे सॉल्व होकर 1/30 प्लस 1/15, ये 1/v हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 15 और 30 का एलसीएम हो गया 30, उसको सॉल्व करते हैं, 30 कन्ने 30, 1 कन्ने 1 प्लस 15 दूना 30, 2 कन्ने 2, यानी हो गया ये 3/30। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिए 1/v इक्वल टू 3/30, अब इसको सॉल्व करते हैं तो v इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ से मिल गया दर्पण की प्रतिबिंब दूरी, यही है प्रतिबिंब दूरी, दर्पण की प्रतिबिंब दूरी 10 सेंटीमीटर। तो देखिए सही उत्तर किसमें है, 10 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका सी सही उत्तर। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक दर्पण की, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। अभी हमने बताया कि फोकस दूरी बराबर होता है, फोकस दूरी बराबर होता है, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बटे 2, वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो पूछ रहा है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या 20 हो गया बटे अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण फोकस दूरी 2 बटे 2, तो फोकस दूरी क्या हो गई, फोकस दूरी हो गई क्या, 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। देख लीजिए सही उत्तर 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर, कह रहा है कि एक प्रतिध्वनि 30 सेकंड में वापस आती है, यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकंड हो तो स्रोत से परावर्तक सतह की दूरी कितनी है। देखिए प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, तो सबसे पहले तो प्रतिध्वनि क्या होती है, देखिए ये सारा सवाल का जड़ इसी इको में छुपा हुआ, प्रतिध्वनि में छुपा हुआ है। ठीक, तो प्रतिध्वनि कह रहा है कि किसी ध्वनि का किसी भी सतह से टकराकर वापस आना प्रतिध्वनि कहलाता है। किसी ध्वनि का, जैसे मान लीजिए ये कोई सतह है और यहाँ से हम बोले, तो यहाँ से हम बोले तो यहाँ से ये आवाज गई और यहाँ से टकरा कर वापस आना। ठीक, यहाँ से जाना और यहाँ से वापस आना, ये जाना और वापस आना, टोटल जाना और वापस आने की प्रक्रिया को ही प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी किसी ध्वनि का किसी सतह से टकरा कर वापस आना प्रतिध्वनि यानी इको कहलाता है। ठीक है, तो आप प्रतिध्वनि समझ गए होंगे कि किसी सतह से टकरा कर ध्वनि का जाना और टकरा कर वापस आना, ये प्रतिध्वनि कहलाता है। तो अब कह रहा है कि यदि ध्वनि की गति, यानी ध्वनि की गति कितना दिया हुआ है, ध्वनि की गति दिया हुआ है आपका 342 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये ध्वनि गई, ये ध्वनि यहाँ से गई और यहाँ से वापस आई, जाकर आने में इसको कितना लगा, 3 सेकंड। तो समय कितना लगा, 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में ध्वनि द्वारा कितना दूरी तय किया गया, तो देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। और यहाँ से अगर हम दूरी निकालें, दूरी हमको ज्ञात करना है कि 3 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई, तो दूरी बराबर हो गया चाल गुना समय, चाल गुणा समय। देखिए हमको चाल दिया हुआ है सवाल में 342 मीटर पर सेकंड, यही चाल है, ध्वनि की गति कहें या चाल कहें, तो 342 मीटर पर सेकंड गुणे समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ आपका 3 सेकंड, 3 सेकंड, तो गुणा कर देते हैं, ये गुणा करेंगे तो 1026 मीटर आएगा। ठीक, दूरी कितनी हो गई, 1026 मीटर। अब जरा बताइए कि
1026 मीटर ट्रेवल किया है, तो 1026 मीटर तो टोटल हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक जाना और वापस आना, टोटल दूरी 1026 हुई। और हमको पूछ रहा है कि स्रोत से परावर्तक सतह की दूरी, स्रोत से यानी यहाँ जहाँ से ये बोल रहा है यहाँ से, और ये परावर्तक सतह जो है जहाँ से टकरा कर वापस आई है, यही केवल दूरी पूछ रहा है। टोटल दूरी तो हम निकाल लिए हैं, तो टोटल दूरी को अगर आधा कर देंगे तो हमको केवल स्रोत से परावर्तक सतह के बीच जहाँ जाके टकराया है वहां तक की दूरी निकल जाएगी। तो 10/1026/2 कर देंगे, आधा कर देंगे, तो ये हो गया 513 मीटर। देखिए आपका आंसर सही होगा, 513 मीटर, ये 513 मीटर। समझ गए होंगे। तो स्रोत से परावर्तक सतह की दूरी 513 मीटर निकल गई। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है। देखिए तरंग यानी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बराबर होता है, आवृत्ति दिया हुआ है, एक मिनट, आवृत्ति दिया हुआ है n इक्वल टू 600 हर्ट्ज दिया हुआ है, 600 हर्ट्ज, ठीक। और तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है लैम्डा, जिसको कहते हैं लैम्डा बराबर 3 मीटर, ठीक। तो पूछ रहा है कि ध्वनि तरंग की गति, तरंग की गति पूछ रहा है, तरंग की गति भी पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, v इक्वल टू एन लेमडा, v इक्वल टू एन लेमडा, यानी गति, तरंग की गति बराबर एन लेमडा। एन का मान दिया हुआ है 600 हर्ट्ज और लेमडा का मान दिया हुआ है 3, तो 1800 और गति है तो मीटर पर सेकंड। देखिए 1800 मीटर पर सेकंड कहाँ है, 18, अच्छा ये तो सभी ऑप्शन 1800 है। अगर आप केवल गति का मात्रक पता होता, गति का मीटर पर सेकंड, और इसको मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड की पावर इनवर्स, तो केवल आप इसमें से छांट लेते हैं कि ये वाला ऑप्शन जो है, देखिए ये लिखने का तरीका केवल बदल के ये सही उत्तर हो जाएगा, 1800 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर मीटर पर सेकंड ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड की इनवर्स, ठीक, ये एक तरीका है। देखिए गति यानी चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, और दूरी को मीटर में व्यक्त करते हैं, समय को सेकंड में, तो यहाँ से भी आपको निकल गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति और इसका तरंग दैर्घ्य 0.1 मीटर है, तो 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगी। देखते हैं सवाल में क्या क्या दिया हुआ, निकाल लेते हैं। देखिए एन यानी आवृत्ति दिया हुआ है, आवृत्ति दिया हुआ है, आवृत्ति दिया हुआ है 3.5 किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, 3.5 किलो हर्ट्ज यानी 3500 हर्ट्ज। इसको हम बदल लेते हैं, 3.5 इंटू किलो बनी 1000, गुणा कर दें और हर्ट्ज हो गया, तो ये गुणा करेंगे तो आएगा आपका 3500 हर्ट्ज, ठीक। लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है, तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है आपके सवाल में, तरंग दैर्घ्य इक्वल टू 0.1 मीटर, कितना दिया हुआ है 0.1 मीटर। अब पूछ रहा है आपसे कि मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, यही चाल को ही स्पीड भी कहते हैं, स्पीड, ठीक। दूरी बराबर चाल गुना समय, और टाइम बराबर यहीं से निकल जाएगा, टाइम यानी समय बराबर डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी दूरी अपॉन दूरी बटा चाल, ठीक। तो निकालते हैं, तो v बराबर हो गया आपका n लेमडा, तो n का मान दिया हुआ है 3500 गुणे तरंग दैर्घ्य, लेमडा का मान दिया हुआ है 0.1, तो 0.1 इसको गुणा करेंगे तो आपको हो गया 350 भी, यानी ये चाल मिल गया आपको। अब समय ज्ञात करना है, तो समय यहाँ से देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय बराबर टाइम बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितनी थी 700, तो 700 बटे 350, ये कट जाएगा आपका 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड में ये टाइम 2 सेकंड लगेगा, दूरी तय कर लेगा। तो 2 सेकंड कहाँ है आंसर में, आंसर आपका हो गया डी। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज तथा तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है, ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा। आवृत्ति एन इक्वल टू दिया है 4 किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, इसको हम लोग हर्ट्ज में बदल लेंगे, तो 4 किलो यानी 1000, 4000 हर्ट्ज हो गया, ठीक। और
तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है, लैम्डा का मान दिया हुआ आपका सवाल में 40 सेंटीमीटर। देखिए 40 सेंटीमीटर। देखिए आज यहाँ पे एक बात हमेशा आप ध्यान रखिए कि कोई भी मान किसी भी फॉर्मेट में दिया हुआ उसको सबसे पहले आपको एसआई मात्रक के रूप में लाना है, तब सॉल्व करना है। एसआई मात्रक के रूप में लाना है। देखिए आप जब तक आप उसको एसआई फॉर्मेट में नहीं लाके सवाल को सॉल्व करेंगे तो वो कभी सही आंसर नहीं आ सकता। तो देखिए कोई भी हो, कहीं भी समय दिया हो तो सेकंड में बदल लेंगे, अगर मिनट में दिया हो तो सेकंड में बदल लेंगे, मीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर में बदल लेंगे। हमेशा आपको सवाल के हिसाब से उसको एसआई मात्रक में लाके ही सॉल्व करना है। तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान हो गया 40 सेंटीमीटर। ठीक, तो 40 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 0.4 मीटर हो गया। आइए दूरी कितना दिया हुआ है द्वारा 3.2 किलोमीटर। आप देखिए 3.2 किलोमीटर। अब इसको मीटर में बदल लीजिए, तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, 3.2 गुणे 1000। ठीक, अब देखिए अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि v बराबर होता है n लैम्डा। v बराबर क्या होता है n लैम्डा। तो अब यहाँ से हम लोग n लैम्डा v का मान निकाल लेते हैं। तो v इक्वल टू n कितना है 4000। ठीक, 4000 और लैम्डा का मान 0.4। तो 4 चौका 16 हो गया आपका, ये कट जाएगा तो 1600 मीटर पर सेकंड हो गया आपका। ठीक, समय पूछ रहा था तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी आपका हो गई 3.2 गुणे 1000 और बटे चाल आपका अभी निकाले हम लोग 1600 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे तो 32 और ये 0 से 0 कट गया सब, 32/16 यानी ये 2 सेकंड आ गया। देखिए सही उत्तर आ गया 2 सेकंड। यहाँ ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया हुआ है सही उत्तर। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन में क्या होगा। तो इस सवाल को बनाने से पहले तो हम पैमानों के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से पैमाने होते हैं और कन्वर्जन कैसे किए जाते हैं। आइए देखते हैं। देखिए तापमान पैमाने के स्केल, देखिए सबसे पहले तो सेल्सियस, एक सेल्सियस स्केल होता है, फॉरेनहाइट स्केल होता है, केल्विन स्केल होता है और र्यूमर स्केल होता है। ठीक, सेल्सियस स्केल को डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट को डिग्री फॉरेनहाइट और केल्विन को केवल के लिखते हैं और रूमर को डिग्री र्यूमर लिखते हैं। देखिए इनके नाम से ही, इनके वैज्ञानिकों के नाम पे ही इन स्केलों के नाम भी पड़े। तो सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने सेल्सियस स्केल का निर्माण किया था, बताया था। और फॉरेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने फॉरेनहाइट के बारे में बताया था। केल्विन ने केल्विन पैमाने के बारे में बताया था और रूमर ने रूमर स्केल के बारे में बताया। देखिए इन स्केलों पर, ये जो इनके स्केल होते हैं, ऐसे सिंपल सामान्य भाषा में समझिए, जो इनके स्केल होते हैं इन पर जो न्यूनतम बिंदु होता है और जो मैक्सिमम बिंदु होता है, उच्चतम बिंदु होता है, वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। देखिए सेल्सियस जो होता है उसका न्यूनतम बिंदु यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस की, मैंने 0 डिग्री सेल्सियस से उस स्केल की शुरुआत होती है और 100 डिग्री सेल्सियस तक वो पैमाने पर दिखाता है। और ये 32 डिग्री फॉरेनहाइट जो होता है 32 डिग्री फॉरेनहाइट से 212 डिग्री फॉरेनहाइट, और केल्विन जो होता है 273 से 373, और र्यूमर स्केल जो होता है 0 से 80 र्यूमर का। ठीक, इनके बीच में एक रिलेशन है। ये रिलेशन देखिए आप कि सी माइनस 0/100 - 0 और F - 32/212 - 32 और K - 273/373 - 273 बराबर R - 0/80 - 0। देखिए ये तो आप, ये तो जनरल फार्मूला हो गया। इसको और छोटा करते हैं काट करके, तो सेल्सियस बटे 5 बराबर फॉरेनहाइट -32/9 और केल्विन -273/5 और र्यूमर स्केल R/4 ये आ जाता है। तो इनसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इन सब तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखिए हम आपको एक आसान सा ट्रिक बताते हैं जो आपको याद रहेगा। अक्सर सवाल जो पूछा जाता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन को बदलने में पूछा जाता है, या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप याद रखिए कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो 273 जोड़ देंगे। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो 273 जोड़ देते हैं। अगर नहीं याद आ रहा है तो ऐसे याद रखिए, सी पहले आता है, सी को के बाद में आता है, के सी को के में बदलना हो यानी पहले वाले को बाद में बदलना हो, यानी आगे की ओर बढ़ना हो, यानी आगे की ओर बढ़ना हो, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो 273 जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ मान लीजिए कि कोई वैल्यू दिया हुआ है x, तो उसमें 273 जोड़ देंगे
तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। ठीक, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, यानी सी को के में बदलना है, आगे की ओर बढ़ना है तो 273 जोड़ देंगे। और उसी प्रकार सीधे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, यानी पीछे की तरफ जाना है, यानी केल्विन बाद में आता है और सी केल्विन बाद में आता है के, और उसको डिग्री सेल्सियस सी में जाना है, पीछे की तरफ जाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 273 घटा देते हैं, 273 घटा देते हैं। एकदम यही वाला फॉर्मूला आप याद रखिए। इन दोनों के बीच का तो रिलेशन ही खत्म हो जाएगा। ये और इसके बीच का जो रिलेशन होगा, जो सवाल पूछा जाएगा, तो इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन बनेगा वो इस फॉर्मूले से आपको हमेशा याद रहेगा कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, आगे की तरफ जाना है तो 273 जोड़ देंगे, और केल्विन से सेल्सियस में जाना है, यानी पीछे की तरफ जाना है तो 273 घटा देंगे। आगे की तरफ जाना है 273 जोड़ देंगे, पीछे की तरफ जाना है 273 घटा देंगे। तो आप इसको याद रखिए इन दोनों को बहुत आसानी से। चलिए अब अपने सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न कह रहा था कि पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने पर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको पानी का क्वथनांक बिंदु मालूम होना चाहिए कि पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है। तो सभी को पता होता है ये कि पानी का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, तो अब कह रहा है कि अब डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, अब कह रहा है कि पानी का क्वथनांक केल्विन में बताइए, केल्विन में बताइए। तो हमने क्या कहा था, डिग्री सेल्सियस को सी को के में बदलना हो, सी को केल्विन में बदलना, आगे की तरफ जाना है तो क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे। तो कोई फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल ऐसे लिख देंगे कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देंगे, किस में, डिग्री सी में जोड़ देंगे। तो 100 प्लस 273, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। देखिए 373 केल्विन जहां होगा 373 केल्विन, ये आपका सही उत्तर हो गया सी। देखिए 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एक अल्कोहल का मिश्रण 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान क्या होगा। अब देखिए अल्कोहल का क्वथनांक दिया हुआ है, तो ये क्वथनांक किसमें दिया हुआ है, डिग्री सी में दिया हुआ है। अल्कोहल का क्वथनांक क्वथनांक दिया हुआ है, अल्कोहल का क्वथनांक दिया हुआ है कितना, 78 डिग्री सी, और पूछ रहा है केल्विन में, के में पूछ रहा है। तो डिग्री सी को के में जाना है, डिग्री सी को केल्विन में जाना है, कि आगे की तरफ बढ़ना है तो 273 जोड़ देंगे। तो देखिए 78 प्लस 273, 78 प्लस 273 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 351, 51 केल्विन। आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। 351 केल्विन कहाँ है, देखिए 351 केल्विन, ये एएलपी 2018 वाले में पूछा गया था। बहुत, ये जितने भी प्रश्न मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर है, कहीं ना कहीं ये सवाल पूछे गए हैं, तभी मैंने आपके सामने इनको प्रस्तुत किया है। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर कह रहा है कि यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो त्वरण क्या होगा। त्वरण, देखिए त्वरण क्या होगा। सबसे पहले तो त्वरण क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से हम त्वरण का फार्मूला निकल जाता है, वेग परिवर्तन की दर बटा वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण एक्सेलरेशन ए इक्वल टू हो जाता है वेग में परिवर्तन, देखिए हम लिख लेते हैं वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब वेग में परिवर्तन होगा, यानी दो वेग हो जाए, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग यानी जिस वेग से वो चलना स्टार्ट किया, और अंतिम वेग यानी जिस वेग से वो अंतिम में पहुंचा। तो अब हमको वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो हम अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि हमारा वेग कितना, कि चलते समय उसका वेग क्या था और अंतिम वेग क्या था। तो देखिए, तो इसका जो निकालने का तरीका हुआ, वो अंतिम वेग को भी से डिनोट करते हैं, अंतिम वेग को स्मॉल भी से डिनोट किया था अंतिम वेग को, और माइनस प्रारंभिक वेग को यू से डिनोट किया था बटा समय। तो आप इस तरीके से भी त्वरण को लिख सकते हैं कि त्वरण ए इक्वल टू अंतिम वेग v माइनस यू बाई टी। ठीक, ये भी इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं सवाल कह रहा है कि यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हो गया 5 सेकंड, 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है, यानी अंतिम वेग क्या है, 10 मीटर। तो अब फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं। अंतिम वेग यानी v क्या दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड, और u क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड। तो इसको फार्मूला में पुट कर देते हैं। तो एक्सीलरेशन त्वरण बराबर अंतिम वेग v माइनस यू बाई
टी, तो फिर से लिख दिया हम भी हो गया 10 माइनस 5 बटा समय दिया हुआ है 5, 10/5 यानी 5/5, ये तो कट गया। एक वेग त्वरण है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का फार्मूला होता है मीटर पर सेकंड, त्वरण का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर पर एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति वर्ग मीटर, यही लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। देखिए यह वीडियो न्यूमेरिकल होने के कारण थोड़ी सी लंबी हो गई, कोई बात नहीं, अभ्यास के दौरान ये सब होता रहता है। चलिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में आपसे, और इसी जोशो जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।